हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में कंस्ट्रेंट ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इस डायग्राम में दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास 2 kg। बॉल 2 जिसके सेंटर को C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है फ्रॉम पॉइंट O। अनदर बॉल हैं जो C1 से रिप्रेजेंट हैं, ये स्ट्रिंग के पैरेलल मूव करता हुआ इस बॉल 2 से कोलाइड कर रहा है, और ये कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है। कॉलिजन इलास्टिक। क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशंस फर्दर दिया हुआ है कि कॉलिजन के बाद जो बॉल 2 हैं, बाय गेनिंग मोमेंटम, ये जस्ट एबल टू कंप्लीट देयर वर्टिकल सर्कल, यानी बॉल 2 कॉलिजन के बाद वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी हम इस इंफॉर्मेशन से तो ज़रूर बता सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसका वैल्यू होते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एट बॉटम √5 g r। आर की जगह पर यहाँ पर एल लेंगे तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हमें पता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जस्ट बिफोर कॉलिजन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग बॉल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग बॉल। ये क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो इस क्वेश्चंस को हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे जो कॉलिजन 1 और 2 के बीच में है, कॉलिजन इलास्टिक है, तो क्या हम लोग ये वाले क्वेश्चंस का फार्मूला लगा दें। यदि दो बॉल इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो कॉलिजन की बाद की वेलोसिटी v1 = m1 - m2 डिवाइड बाई m1 + m2 u1 + 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 + m2। वो फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब हेड ऑन कॉलिजन होता है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये है, ये जो क्लाइडिंग बॉल्स हैं उसकी वेलोसिटी सेंटर टू सेंटर जो लाइन मिलाते हैं उस लाइन के अलॉन्ग होता है। ये हमारा यहाँ पर सिचुएशंस अलग हैं। जैसे यही बॉल को हम एज ए क्यूइन के रूप में ले लें और स्ट्राइकर जो हैं इस सेंट्रल लाइन के पैरेलली मूव करता हुआ इस क्यूइन को आकर हिट कर रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। सो ये क्यूइन का सेंटर और स्ट्राइकर का सेंटर के साथ अब ये हमारा कहलाएगा, जो ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं जो सेंटर से पास कर रहा है, अब ये हमारा लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट था। इसके साथ अब ये जो अप्रोचिंग बॉल हैं ये अब हमारा इस लाइन के अलॉन्ग ना होकर कुछ एंगल के साथ आकर कोलाइड कर रहा है। इससे इस कॉलिजन को हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं। पर यहाँ पर क्यून और स्ट्राइकर दोनों बोर्ड में हमारा पैरेलल टू द बोर्ड फ्री टू मूव है, तो ये हमारा अनबाउंड अनकंस्ट्रेंट कॉलिजन है। पर यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्वेशन ले रखें, कॉलिजन ऑब्लिक होगा, पर कॉलिजन के बाद बॉल 2 जो हैं वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। इससे इसको हम लोग कंस्ट्रेंट ऑब्लिक कॉलिजन के नेम से जानते हैं। सो ये क्वेश्चंस का हमारा नेचर था। अब इस क्वेश्चंस को आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो सबसे पहला तो एक पॉइंट हम लोग ये नोट डाउन कर लिए कि आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, तो √5gl, और 5gl का वैल्यू, एल का वैल्यू 2 मीटर पुट करने से ये 2 मीटर पर सेकेंड होगा। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन, जब ये बॉल 1 2 के साथ कोलाइड करता है और ये स्ट्रिंग के पैरेलल मूव करता हुआ आ रहा है, तो देखिए ये सेंटर जो C1 है और ये जो टेंजेंट P है, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस और C1 और P के बीच के डिस्टेंस के हेल्प से हम ये बता सकते हैं ये एंगल हमारा कितना होगा। ऑब्वियसली ये एंगल हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस R है, ये रेडियस 2R है और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 थीटा = 30 डिग्री। तो जो बॉल 1 आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर यहाँ पर बॉल 1 और बॉल 2 दोनों के बीच में जब कॉलिजन होता है तो ये इसका टेंजेंट कहलाता है, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये हमारा नॉर्मल लाइन कहलाता है। जो 1 डायमेंशनल कॉलिजन में हमने ये लिया था नॉर्मल लाइन। सो इस नॉर्मल लाइन के साथ अप्रोचिंग बॉल एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बिफोर इंसिडेंट, बिफोर कॉलिजन, इस बॉल 1 की नॉर्मल
और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, यदि ये 30 डिग्री हैं जो हमने अभी बताया, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएंगे cos 30, इधर क्या आ जाएंगे sin 30। अप्रॉचिंग बॉल की वेलोसिटी को यदि हम u1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा u1/2, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा डेट इज √3u/2। सो हमने यहाँ पर पहले चीज़ें ये सीखा कि जो बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी हम नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजोल्व करके क्या लिख रहे हैं कि जस्ट बिफोर कॉलिजन 1 का इस तरफ वेलोसिटी है u/2, 1 का इस तरफ वेलोसिटी है √3u/2, और बॉल 2 की जो वेलोसिटी है वो तो मैंने पहले बताया। आफ्टर कॉलिजन क्या होंगे, आफ्टर कॉलिजन बॉल 1 की वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, बॉल 1 की वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, बॉल स्मूथ होने की वजह से इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा, सपोज इसको v1t लिखें, वो u1t के बराबर होगा। u1t यानी कॉलिजन से पहले जो 1 की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में था और कॉलिजन के बाद 1 की वेलोसिटी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है वो दोनों बराबर होगा। सरफेस स्मूथ होने की वजह से क्वेश्चंस में यदि मेंशन नहीं रहता है तो हम ये एजम्पशंस करके चलते हैं। और अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इस बॉल 1 की जो वेलोसिटी √3u/2 है, जब ये कोलाइड होगा तो बाई टू मतलब बॉल 2 के द्वारा इसमें एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी बॉल 1 में जस्ट बिफोर कॉलिजन ये हमारा इसका मोमेंटम था √3u/2 m इंटू √3u/2, और ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन बाई 2 नॉर्मल डायरेक्शन में एक इम्पल्स लगाएगा। अब ये हो सकता है इसके बाद ये रुक जाए इम्पल्स की वजह से, या हो सकता है सम वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू करे या रिटर्न बैक हो जाए। सो हमें पता नहीं आफ्टर डैट क्या होंगे, इससे इसको हमने क्या मान लिया v1 यानी। सो देखो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमारा, ये हमारा बॉल 1 का डायग्राम है। बॉल 1 का डायग्राम का मतलब इन टेंजेंशियल डायरेक्शन नो चेंज, इन नॉर्मल डायरेक्शन ये इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये जो 3 लिखे बेसिकली ये m है, ये इनिशियल मोमेंटम, ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन था, और इसमें क्या लगा इम्पल्स, और इफेक्ट क्या आया ये डायरेक्शन। यानी आपने मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशंस के बारे में लर्न कर रखा होगा पहले, pf माइनस pi जो होते हैं वो हमारा इम्पल्स कहलाता है, एफ एक्सटर्नल इंटू dt जिसको j से रिप्रेजेंट करते हैं। तो pf का वैल्यू किसके बराबर है pi वेक्टर और प्लस ये j वेक्टर। तो इस डायग्राम के हेल्प से हम यहाँ पे बॉल 1 का अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशंस क्या लिखें, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है ये वैल्यू दैट इज m इंटू √3u/2, इसमें इम्पल्स बाई टू अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन जो इम्पल्स लग रहे हैं उसको -j, आफ्टर इम्पैक्ट इसके वैल्यू को क्या लिख रहे हैं v1n। तो ये हमारा मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन आया बॉल 1 का। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें जो u निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, ये तभी निकाले जा सकते हैं जब j या v1n हमें पता हो। तो कुछ और भी वर्क हमें करना इसमें बाकी है। वर्क ये करना है कि जो बॉल 2 है जिसकी मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम तो इटसेल्फ आ नहीं सकता है, तो इसमें कौन मोमेंटम चेंज करेगा ड्यूरिंग ड्यूरेशन। यदि हम इसके टेंशन को t दिखा रहे हैं और वो टेंशन भी एक इम्पल्स के रूप में यदि एक्ट करता है, तो ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट आएंगे नहीं। यदि बॉल 1 में ये इम्पल्स लग रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो इसका मतलब 2 में भी ये इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, यानी इसी इम्पल्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी jx ये इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, इसका मतलब बॉल 2 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम नहीं है और कॉलिजन के बाद इसमें मोमेंटम है। तो इस j का इस तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे, यदि ये j है ये एंगल 30 ये 30, तो j का ये कंपोनेंट j cos 30 सॉरी ये j cos 60 ये 60 ये 30, j का ये कंपोनेंट j cos 60 इनिशियल मोमेंटम 0, ये जो इक्वेशंस हैं बॉल 2 के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉल, ये दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, इनटू इसकी वेलोसिटी कितना आया था आफ्टर कॉलिजन 10। इसको यदि राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो j का वैल्यू कितने के बराबर आ रहे हैं
20 m के बराबर है। हम चाहें तो यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, पर अभी भी हमारे पास इस u को निकालने के लिए एक और इक्वेशंस हमें चाहिए। j तो हम रिप्लेस कर दिए, डैट इज v1n। v1n अननोन्स हमारे पास 3 हैं। सो कॉलिजन इलास्टिक हैं, मैंने शुरू में चर्चा किया था। यदि इलास्टिक कॉलिजन है तो ये वाले इक्वेशंस तो बिल्कुल नहीं लगाओगे जो हम लोग यूजुअली करते हैं हेड ऑन सेंट्रल कॉलिजन में। तो यहाँ ड्यूरिंग कॉलिजन ये दोनों बॉल जब कोलाइड कर रहे हैं तो जो टेंशन है ये इस पूरे सिस्टम के लिए टेंशन एज ए एक्सटर्नल फोर्स के रूप में एक्ट कर रहा है। और यदि एक्सटर्नल फोर्स के रूप में एक्ट करेगा तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशंस जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं लगा सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़रूर लगा सकते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो वन थिंग यहाँ पर नोट करना होगा कि इस वेलोसिटी का जो हमने इधर v1n लिया है और v1t लिया है उसका हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल की तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं था। आफ्टर कॉलिजन ये मैंने लिया है v1n और v1t, तो इस मोमेंटम का वैल्यू और इसके मोमेंटम का वैल्यू को हॉरिजॉन्टल की तरफ हम जरूर बैलेंस करेंगे, पर वर्टिकल की तरफ हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। पर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्टेंट फोर्स डैट इज जो टेंशन के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट हैं, उसके प्रेजेंस में भी हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशंस नॉर्मल लाइन की तरफ लिख सकते हैं। क्योंकि यदि टेंशन इम्पल्स के रूप में एक्ट करेगा तो वो इम्पल्स तो दोनों में एक्ट करेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा जरूर है पर उसका इफेक्ट इस पर भी आएगा, फिर इसका इफेक्ट इस पर भी आएगा। तो ये रिमेंबर रखना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस जो नॉर्मल लाइन के अलोंग लिखते हैं उसमें यदि कोई इम्पल्सिव फोर्स आपस में लगने वाले इम्पल्सिव फोर्स के अलावा भी कोई इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर वेज है और ये बॉल आकर हिट कर रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ पर भी हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राउंड के द्वारा यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी आ रहा है जो इस कोलाइडिंग सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स के रूप में एक्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम ऑल कंडीशन में लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, कॉलिजन के बाद v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाई u1n माइनस u2n यानी नॉर्मल डायरेक्शन में 2 तो रेस्ट में था, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें, ई का वैल्यू 1 पुट करें, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है तो ये वैल्यू 1 हो गया। और v2n का मतलब है 2 का नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ये 10 का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, 10 cos 60 दैट इज 5 माइनस v1n, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए लिखा है, डिवाइडेड बाई u1n। u1n का वैल्यू क्या है, u का ये कंपोनेंट था याद होगा, ये टेंजेंशियल ये नॉर्मल √3u/2, ये वैल्यू √3u/2। तो यहाँ से ये इक्वेशंस कितना आया, √3u/2 इक्वल टू 5 माइनस v1n। इधर यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशंस किसके बराबर होगा, दिस कम्स टू √3u इक्वल टू 10 माइनस 2v1n, और इसको इधर ले आए तो √3u प्लस 2v1n इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर मैंने पहले बताया इस वैल्यू को यहाँ पुट करके इसको भी हम अरेंज करें तो हमारा ये दो इक्वेशंस के हेल्प से अननोन वैल्यूज निकल जाएंगे। तो इसको अरेंज करते हैं, जे का वैल्यू यहाँ पुट कर दें और m तो सभी जगह कॉमन है, तो ये वैल्यू √3u/2 माइनस 20 इक्वल टू v1n, ठीक है, √3u/2 20m और ये वैल्यू v1n, √3u माइनस 40 इक्वल टू 2 v1n। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा आपका, ये वैल्यू √3u, ये वैल्यू इधर ले आए तो ये वैल्यू आ जाएंगे √3u माइनस 2 v1n इक्वल टू 40, और ये इक्वेशंस क्या हैं, √3u प्लस 2 v1n इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर दें, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ √3u इक्वल टू 50, तो u का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 50/2 यानी 25/√3 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस था पर आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, VOD जो मैंने अभी बताया एक बार फिर वापस सुन लीजिएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे।
और एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आपको सभी जगह मिल जाएंगे। एक ट्रायंगुलर वेज है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉल ऊपर से कोलाइड कर रहे, कॉलिजन इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है और वेज की वेलोसिटी बतानी है ना। तो इसमें भी आप क्या करोगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एक तो ये मिल गया। आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी क्या मान लो v1n, इसकी वेलोसिटी v2 v2 v2। तो इस तरीके से आप इसमें भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चंस ज़रूर होगा जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखते हैं, यदि कुछ बच्चों का डिमांड हुआ तो फिर इसको भी हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू बच्चों।